कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज एनसीईआरटी में जो टीचर्स के कर्तव्य दिए गए हैं, जो अध्यापक के क्या कर्तव्य हैं, वो उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि हमसे जो क्या उम्मीद कर रही है एनसी जो केवीएस है, हमसे क्या उम्मीद कर रही है कि हम क्या करें ताकि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा कुछ दे सकें। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो हमने एनसीईआरटी बुक्स में चेंजेस किया है, ठीक है, इन चेंजेस में इन बुक्स के नाम क्या हैं। पहली बुक जो मैथमेटिक्स में ऐड हुई उसका नाम जॉयफुल है। जॉयफुल इस बुक का नाम है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आनंदमय। आनंदमय बोलते हैं, इसको आनंदमय बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बुक जो है इंग्लिश में ऐड हुई है, इंग्लिश में जो ऐड हुई है बुक, उसको हम मृदंग बोलते हैं, मृदंग, ठीक है, मृदंग बोलते हैं। और जो तीसरी बुक ऐड हुई है इसमें मृदंग, स्पेलिंग आप देख लीजिए, है ना, इस मृदंग बोलते हैं उसको। उसके बाद मेरी DNG यही होती होगी, मैं अब इसके स्पेलिंग आपको क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद जो थर्ड स्पेलिंग, जो थर्ड है हमारा, जो तीसरी बुक ऐड हुई, ये तो इंग्लिश की बुक ऐड हुई है, पहली मैथ की थी आनंद में, दूसरी और तीसरी है सारंगी, ठीक है। सारंगी बुक यहाँ पर हमारी हिंदी की क्लास 1 to 2 वाली क्लास की बुक हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इन बुक के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। बच्चों के डाउट ये आ रहे थे कि सर हम नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। अब देखिए, जैसे कि नई एनसीईआरटी आ गई है, बहुत बच्चों ने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, लेकिन अगर क्या पता वो नई एनसीईआरटी, वो तो केवीएस, देखो केवीएस एक बहुत ज़्यादा अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा चाहेगी कि उनके टीचर्स अपडेट रहें, इसीलिए वो जानी भी जाती है। तो इसलिए क्यों ना हम ये रिस्क ना लें और हम क्यों ना इस दो बुक तो छोटी छोटी हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि हम जो मेन चीज़ है, हम टीचर्स के लिए जो कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज़ है, हमारे टीचर्स के जो ड्यूटीज़ है उनके बारे में हम क्यों ना डिस्कस कर लें, ठीक है। उनके बारे में हम क्यों ना डिस्कस कर लें, क्योंकि जो मेन चेंजेस हुआ है वो उन ड्यूटीज़ में ही हुआ है ना। यहाँ से हमसे क्वेश्चन उठने के पूरे पूरे चांसेस हैं। केबीएस भी हमसे उम्मीद करेगा कि हम उनके बच्चों को ये सब इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में भी बता सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी आंखों से देखें कि वास्तव में लिखा हुआ क्या है, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग जब आप सोच पाते हैं तो आपके दिमाग पे छप जाता है ना, जो लिखा हुआ देखते हैं। मैं इसको 2-4 पॉइंट में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको डिटेल में देखें। 2-4 पॉइंट में हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हल्के से डिटेल में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो चलिए आप अपने दिल थाम के बैठ जाइए, आप ध्यान से पूरा कंसंट्रेट करके यहाँ पर बैठ जाइए। तो चलिए, अब जो बच्चे परेशान हैं उनके लिए 1-2 लाइन है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस समय प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। उन सब की बातों को एक साइड में करके आज फोकस करें अपने टीचर्स के क्या कर्तव्य होते हैं उस पर। उनमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांसेस है, आप देखकर शौक हो जाएंगे जब कट ऑफ आएगी, है ना। तो चलिए, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। फ्रेंड्स, सतपथ का मतलब है कि सत्य, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका नंबर जरूर आएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। भगवान के घर में देर है देर नहीं। चलिए इसी कोट के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा कि भारत में जो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स के कर्तव्य हैं ये कहाँ से आए हैं। टीचर्स के कर्तव्य समय समय पर जो सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं। जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने जो समाज है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग टीचर्स के कर्तव्य चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर मेरी कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में उसमें बता दीजिए, ठीक है। थोड़ी बहुत त्रुटियों को क्षमा कीजिए, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है बाई मिस्टेक। जानबूझ के मैं बिल्कुल गलती नहीं करूँगा, बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत में जो बच्चे हैं, सबसे प्रारंभिक वर्षों में उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देखो जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइटेड करते दिखा रहा हूँ, चल रहा हूँ। सबसे पहला क्या है कि देखो सर्वांगीण विकास की बात करिए। भारत में बच्चों के सबसे प्रारंभिक वर्षों में, जो प्रारंभिक वर्ष हैं, बच्चों के प्रारंभिक वर्ष हैं, वहाँ पर सर्वांगीण विकास को पोषित करने की एक समृद्ध परंपरा रही है, प्राचीन काल से हमारे प्रारंभिक वर्षों में रही है। जो प्रारंभिक वर्ष का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज की बात चली है, 3 से 8 वर्ष की बात चली है। यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलिए, बिल्कुल आपका ये वाला कंसेप्ट अब आपको कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम क्या है आपके साथ NEP 2020 NCERT के जो बेसिक पॉइंट्स हैं और जो NCFI है उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को बोलते हैं इंग्लिश में, WHOLISTIC, होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपको ये पॉइंट्स जो हैं आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं, तो आपको जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे, जो यार बच्चा कितनी अच्छी बात कर रहा है। तो चलिए हम क्या है, हमने सबसे पहले बात की सर्वांगीण विकास की बात की। ये भारत में बच्चों के
सबसे प्रारंभिक वर्षों में उनके सर्वांगीण विकास को पोषित करने की समृद्ध परंपरा रही है। ये परंपराएं किसकी है? उनके रिश्तेदार, मनुष्य समुदाय, समाज में देखभाल व सीखने के औपचारिक संस्थान के लिए पूरक की भूमिका निभाती हैं। ये परंपराएं जो हैं उनके परिवार, रिश्तेदार, समुदाय, समाज एवं देखभाल व सीखने के औपचारिक संस्थानों के पूरक की भूमिका निभाती है। मतलब ये सीखने के जो हमारे समुदाय, इसकी यहाँ पर सब सीखने में हमारी हेल्प करते हैं। परिवार करते हैं, हेल्प करते हैं, समाज करता है, समुदाय करता है, और हमारी जो अन्य सीखने के ये सब तरीके हैं सीखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे के जीवन में पहले 8 वर्षों में, अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका असली खेल। पहले 8 वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च संचारित संस्कारों के विकास को समाहित करते हुए इस समग्र दृष्टिकोण का उनके विकास, देखो पीढ़ी उनके पहले 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा बात चल रही है। क्वेश्चन में आया था कि बच्चे के दिमाग का 85% डेवलपमेंट जो है कितनी आयु तक हो जाता है? तो बच्चे के 6 वर्ष की आयु तक उसके दिमाग का 85% डेवलपमेंट हो जाता है। तो बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित संस्कारों के विकास को समाहित करते हुए इस समग्र दृष्टिकोण का उनके विकास, स्वास्थ्य, व्यवहार और उत्तरवर्ती वर्षों में संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रत्येक पक्ष पर आजीवन एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो बच्चा सीख लेगा तो इसमें उसका आगे का जो विकास, उसका स्वास्थ्य, व्यवहार और आगे आने वाले वर्षों में जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होंगी वो उससे प्रभावित होंगी इस समय में। चलिए जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि बच्चों के जीवन पर्यंत विकास में प्रारंभिक वर्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल करिकुलम पॉलिसी, वो नेशनल एनईपी बोलते हैं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, एनईपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ना कुछ बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं, तो इस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रहे हैं। जो मैंने फेस किया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताने हैं 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, नया इन्होंने जो एक फॉर्मेट तैयार किया है स्टडी का, वो है 5+3+4 है। तो इसमें क्या है कि जैसे 3 से 8 आयु वर्ष के, तो ये पहले तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कवर करती थी, ये आपको पता होगा। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करेगी। देखो है ना बढ़िया पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें 4 स्टेज में बांटा गया है उनको। किसके स्टेज में? F, P, M और S, ठीक है। तो ये पहली स्टेज कौन सी? फाउंडेशनल स्टेज, उसको आधारभूत करते हैं। प्रिपरेटरी, प्रारंभिक, उसके बाद मिडिल एंड सेकेंड स्टेज, 4 स्टेज हैं। तो पहली स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे आ जाएंगे, दूसरी स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चे आ जाएंगे, है ना। और जो तीसरी स्टेज आएगी, FPMS की बात कर रहे थे हम, जो तीसरी स्टेज आएगी उसमें 11 से 14 साल के बच्चे आ जाएंगे। और जो चौथी स्टेज आएगी सेकेंडरी, उसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से कवर यहाँ पे देख लिया है कि इसके बारे में क्या डिटेल में दिया गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर टीचर्स से क्या उम्मीद करी गई है। तो टीचर्स को ये उन्होंने उम्मीद करी है, टीचर्स को ये बात पता हो कि कक्षा 1 और 2 भी आधारभूत स्तर का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि बाल कक्षा 1 से 2 में देखो 3 से 8 वर्ष में कितनी क्लासेस आ गई, तो 1 तो बाल 2 तो 3 क्लासेस तो आ गई बाल वाटिका की, फिर प्री क्लासेस चल रही हैं बाल वाटिका, तो ये पढ़ाने से पहले की बात चली बाल वाटिका। और 1 और 2 ये 2 इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो 5 साल का सिलेबस हो गया ना। तो अब 1 और 2 को भी आधारभूत शिक्षा का जो अभिन्न अंग माना गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास की आधारशिला के प्रथम चरण बाल वाटिका से आगे बढ़ते हुए, देखो यहाँ पर बाल वाटिका कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये बाल वाटिका आंगनवाड़ी को ही यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पर आंगनवाड़ी क्लासेस चलाएंगे उसकी से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति का आजीवन सीखना, आजीवन सीखता रहेगा, सामाजिक भावनात्मक और समग्र स्वास्थ्य इसकी महत्वपूर्ण आधारभूत स्तर के अंतराल से प्राप्त अनुभवों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख दी इन्होंने। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस स्तर के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की संस्तुति करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इस स्तर के लिए एक विशिष्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की। तो इन्होंने इसके लिए एनसीएफ ने एक नई पूरी बुक ही बना दी कि यार बच्चों के लिए एक बुक होनी तो चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने एक नई बुक की, इसके लिए नया सिलेबस डिजाइन किया। यार छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अलग बुक डिजाइन कर देते हैं ना। तो एनसीएफ ने ये बात संस्तुति करती है, जो न केवल आधारभूत शिक्षा पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में, अपितु विद्यालय शिक्षा के अगले चरणों में
इसकी गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए भी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर बोर फील कर रहे हो तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, बोर फील मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओके। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि जो एनसीएफ 2000 ये आया है 2022, तो ये कब लागू हुआ है? 20 अक्टूबर 2022 को। ये पता कर लीजिए 2020 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया। और एनसीईआरटी जो है, यहाँ पर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप, जो एनसीएफ इन्होंने एफ लिख रखा है, वो सॉरी एफ ए लिख रखा है, फाउंडेशन एफएस लिख रखा है। तो एफ एस का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज है। कुछ पॉइंट है तो इसके लिए उन्होंने विशेष पाठ्यक्रम डिजाइन किया है। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। आधारभूत स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैत्तरीय उपनिषद से ली गई, ये आपको पता होना चाहिए। किस उपनिषद से ली गई? तैत्तरीय उपनिषद से ली गई है। और यहाँ पर पंचकोश की भावना का विकास किया गया है। ये क्या है? मानव व्यक्तित्व के 5 विकास कोशों का विकास है। कौन कौन से आपने बताए थे? मैंने आपको बताया था। पहले कौन सा कोश था? अन्नमय। याद कर लीजिए एक बार, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके बारे में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग हमसे पहले जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए। अन्नमय, प्राणमय, तीसरा कौन सा है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और फोर्थ है विज्ञानमय, और फिफ्थ है आनंदमय कोश। ठीक है, तो ये हमको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, आनंदमय कोश, तो ये आनंदमय कोश में साधु संत पहुंच जाते हैं। चलिए तो यहाँ 5 कोशों की बात की गई एनसीएफ एफएस में। उसके बाद सीखने के 5 आयाम कौन कौन से हैं? 5 आयाम कौन कौन से? एक तो शारीरिक हो गया, गत्यात्मक, सामाजिक संवेगात्मक, भाषा एवं साक्षरता, संस्कृति और सौंदर्य बोध। 5 कोशों की भारतीय परंपरा के साथ जोड़ती है। ये 5 कोश इस प्रकार है, मैंने आपको बताई दिए। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इसके अतिरिक्त यह है घर पर अर्जित बच्चों के अनुभवजन्य। देखो बच्चे जो है घर पर अब जो अपने अनुभव अर्जित करेंगे उनका भी ध्यान हमको रखना है। कौशल और दृष्टिकोण को एकीकृत करने पर भी ध्यान देता है। बच्चों के जो अनुभव है, कौशल और दृष्टिकोण को एक जो हम लोग जो टीचर्स हैं उनको एकीकृत करना है बच्चों के, तो जिन्हें विद्यालय परिसर में विकसित किया जाएगा। उन सब बच्चों के अनुभव जो घर से वो अपने अनुभव लेकर आए हैं, जो उनके स्किल हैं और जो उनकी दृष्टिकोण है, उन सबको एक जगह मिला के विद्यालय के ज्ञान के साथ हम विद्यालय परिसर में विकसित करेंगे उनको। ठीक है, तो आधारभूत स्तर की पाठ्यचर्या जिसमें कक्षा 1 और 2 भी समाहित हैं। सीखने में जो ये खेल आधारित शिक्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको पता ही है, कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा कक्षा 1 और 2 में, आपको पता ही था, मैंने बता ही दिया था पहले। इस दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यपुस्तक सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंश है, तथापि यह समझना भी आवश्यक है पाठ्यपुस्तकें अनेक शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों एवं पद्धतियों, जिनमें गतिविधियां, खिलौने, बातचीत आदि भी समाहित हैं, वे केवल एक उपकरण है। कहने का मतलब है कि पाठ्यचर्या को सब कुछ नहीं माना जाना चाहिए। मैं जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर केवल जो इंटरव्यू के लिए एनसीईआरटी पढ़ूं, कि हमने कहा नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, खेलने का एक उपकरण है। ठीक है, एक टूल है लर्निंग का, सब कुछ ये नहीं है। जो इसके साथ क्या क्या खिलौने के बारे में आपको पता चाहिए, बच्चों को बातचीत के प्रॉपर अवसर दिए जाने चाहिए, बच्चों को जो गतिविधि एक्टिविटी करने के पूरे मौके दिए जाने चाहिए। यह है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यह पुस्तक के सीखने की प्रचलित प्रणाली से अधिक सुखद खेल आधारित और दक्षता आधारित। देखो यार, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात इन्होंने की कि बच्चों को हमको स्किल्स सिखानी है। उन्होंने सीखा क्या है, स्किल्स सिखाने पर भी ध्यान देना है कि बच्चों ने वास्तव में क्या स्किल हासिल की है, या दक्षता। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बोलते स्किल बोल रहा हूँ मैं इसको यार, दक्षता बोल रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बच्चों ने कितनी हासिल की है, कि जो बच्चों को यहाँ तो आनी ही चाहिए। हमने जैसे उम्मीद की थी कि यहाँ पर बच्चे को दक्षता क्या है कि वो यहाँ पर हाथ पैर अपने प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी पर बैलेंस करना सीखे। तो वो इसकी जो दक्षता है, कॉम्पिटेंसी क्या है कि इस क्लास तक बच्चा अपने हाथ पेंसिल को अच्छे से पकड़ना सीख जाए, उसको घुमाना सीख जाए। ठीक है, उसके बाद है जहाँ बच्चों का कार्य को स्वयं करते हुए सीखना महत्वपूर्ण है। बच्चे यहाँ पर कार्य को स्वयं करते हुए सीखना महत्वपूर्ण बोलेंगे, माना जाएगा, जो स्वयं करके सीख रहे हैं। अतः पाठ्यचर्या जो आपके हाथ में है, इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा शास्त्र उपागम को प्रोत्साहित करने वाले एक उपकरण के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने रूढ़ियों को यहाँ पर तोड़ा है। जो हमारी रूढ़ी हैं, कि जो अगर हमने कुछ अनेक रूढ़ियों को हमने तोड़ा है जो हमारी प्रगतिशील और समावेशी शिक्षा के लिए मार्ग में बाधा बननी थी, हमने उन सभी चीज़ों को तोड़ दिया। और हमारा जो यहाँ पर टारगेट क्या है, समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील अपने समाज को बनाने के लिए। और उसके बाद क्या, शिक्षा को हम सरल बनाएंगे, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हमने ये सारे प्रयास किए हैं। परंपरा, संस्कृति, भाषा प्रयोग तथा भारतीयता समेत स्थानीय संदर्भों के बच्चों को सर्वांगीण विकास में महती भूमिका इस पुस्तक में परिलक्षित है। कहने का मतलब है कि बच्चे की जो लोकल उनकी परंपरा है, कल्चर, उन सबको ध्यान रखा गया इसमें। उसके बाद अंतर्निहित सौंदर्य बोध की बात यहाँ पर की गई है।
सराहना करते हुए बच्चे की गतिविधियों में जो आप उनकी गतिविधि करते देखते हैं उसमें एक अंतर्निहित सौंदर्य बोध होता है, उसकी सराहना करेंगे आप। तो पुस्तक में कला और शिल्प का बेजोड़ संयोजन है, जिससे कला और शिल्प के बेजोड़ संयोजन बच्चे इसमें एक्टिविटी करके सीखेंगे। यह पाठ्य पुस्तक बच्चों को स्वयं से संबंधित अवधारणाओं को अपने संदर्भों में समझने की स्थिति देने जागरूकता प्रदान करती है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा जो ब्रॉड पुस्तक है, यहाँ पर जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा डिजाइन की गई एनसीईआरटी के कहने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको पता है केवीएस में जो है केवीएस की जो बुक्स हैं उनको ना कौन छापता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो डिजाइन करता है, एनसीएफ डिजाइन करता है, ये डिजाइन करता है, ठीक है। जिसमें 2020 अक्टूबर 2022 को इन्होंने ये बना दी थी, जबकि कहने अनुशंसा किसकी थी, एनसीईआरटी ने इसको गाइडेंस जारी किया था, एनसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सॉरी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो रिसर्च करते हैं और इनको बता देते हैं कि आपको ये डिज़ाइन करवा दीजिए, तो ये डिज़ाइन कर देते हैं बुक्स को, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई थी। तो इसमें अध्यापक के लिए क्या कर्तव्य थे आपको समझ गए होंगे। आप NEP 2020 और NCF जो दोनों पढ़ लेंगे तो आपके सारी जो क्वेश्चन है वो इसमें से क्वेरी आपकी सारी इसमें कवर हो जाएंगी। तो इस संस्था के रूप में भारत की विद्यालय शिक्षा में सुधार और इसके लिए विकसित अधिगम तथा शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता को निरंतर समुन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो एनसीईआरटी बात कर रही है, इन पाठ्य पुस्तकों को और अधिक परिष्कृत करने के लिए अपने समस्त हितधारकों से महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सुझाव की अपेक्षा करती है। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो है यहाँ पर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं निदेशक जो एनसीईआरटी के। तो उनके अनुसार जो है अगर आप ये अनुशंसा करती है कि अगर कुछ भी कमी होती है आप बुक्स में सुधार के चांसेस होते हैं तो हम उसमें ज़रूर स्वागत करते हैं उन विचारों का। इसलिए उन्होंने यहाँ पर नीचे मतलब आपको मौका भी दिया गया है कि कोई दिक्कत हो तो आप इसमें बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ है, तो मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। इसके अध्यक्ष जो होते हैं एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन रूपरेखा के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन थे और उनके अन्य 2 सहायक भी थे। तो ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए बस, इसमें और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ तो रही नहीं है। बाकी सब आपने यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए हैं। अगर आप टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपके लिए ये वीडियो निश्चित ही बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं नई तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये क्लास काफ़ी बोरिंग थी फ्रेंड्स, बोरिंग थी क्योंकि टीचर के कर्तव्य सीधे सीधे बताए गए थे, ठीक है। ये बोरिंग तो थी भाई, एनसीईआरटी पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो आपकी क्लास चलेगी क्लास 1 to 5, मैं ना उसको क्लास 1 to 5 में उसको ना आप इतने अच्छे तरीके से करूँगा, आपका जो ध्यान उसमें लगा रहेगा, क्योंकि यार बुक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे तो ध्यान हटेगा ही नहीं आपका, है ना। वो उसमें बहुत रोचक वाली बात करी गई है, उसमें ना बहुत ही रोचकपूर्ण, मतलब कि वहाँ पे जो है एंथुसियाज्म, मतलब बहुत नई नई चीज़ें दे रखी हैं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आप सोचेंगे कि यार बस मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता रहूँ, इतना मज़ा आएगा उसे पढ़ने में, इतनी अच्छी बुक है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसलिए तो वैसी डिजाइन की गई ताकि बच्चों के डेली लाइफ के जो अनुभव है उनसे ऐड किया जाए। हमारा क्या कर्तव्य है कि हम बच्चों को पूरा उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, हम सिर्फ बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, हम सुविधा प्रदायक हैं। हम बच्चों को खींचकर पौधे की तरह लंबा नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको खाद पौधे की तरह, हम सिर्फ उनको जो है माली बनकर खाद और पानी दे सकते हैं। बाकी जो अपना ग्रो वो खुद करेंगे, हमको सिर्फ उनको अवसर देने हैं, उनको उनकी जो कॉम्पिटेंसी जो जिस क्लास में वो है उस क्लास में उनकी कॉम्पिटेंसी पूरी होनी चाहिए, उनको आना ही चाहिए जो टारगेट सेट किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीएफ के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। देखो ये वाला टॉपिक तो बोरिंग था क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान की बात थी, मैं आपको बता देता कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। तो ताकि वो खाली खाली सा महसूस ना हो, इसलिए मैंने आपके साथ ये वाला पूरा लिखित रूपों में शेयर किया है कि देखो एनसीईआरटी कितनी यहाँ पे कितनी बोरिंग टाइप का ये हमें लग रहा था, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग था। जब मैंने एनसीएफ और NEP 2020 पढ़ाया था तो आपने उसमें पढ़ाई होगा कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, है ना, इंटरेस्ट भी आया होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा बोरिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे को हमारी कोई क्लास बोरिंग नहीं होगी, आगे को बहुत मजा आने वाला है। आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, ठीक है। 5 दिन में हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे, पूरी टारगेट है हमारा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट है 5 दिन में हम एनसीईआरटी को पूरा करेंगे। और हम टारगेट बना लिया तो फ्रेंड्स हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप हमसे जुड़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल को ध्यान रखिए। ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।